Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome back to the live session of Dance Podcast Go Together. I'm your host Mudassir Raza. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि मेरा बहुत लेस इंटरेस्ट होता है क्रिकेट के अंदर। एक दफ़ा एक मैच देखा था मैंने इंडिया पाकिस्तान का और कई सालों पहले, उसके बाद उसमें पाकिस्तान हार गया था और उसके बाद से फिर मैंने मैच देखना छोड़ दिया था। अभी जब सलीम भाई से बात हुई, जो सलीम ने बताया कि इंडिया का और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, उम्मीद है कि मैंने सही नाम लिया तो टीम्स के। अस्सलाम वालेकुम सलीम, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक सलीम, खैरियत से। अच्छा, होता ये कि एक दफ़ा पता नहीं कौन सा वो मैच था, वर्ल्ड कप का चल रहा था, मिसबाह हक थे शायद अफरीदी उस टीम के अंदर और आई गेस वर्ल्ड कप ही था वो, और वो हम बहुत बुरी तरह हार गए थे। आई गेस सेमीफाइनल के कुछ उसमें थे राउंड में। तो बिल्कुल, बस वो बिल्कुल। मेरा लास्ट मैच था जो मैंने पूरा देखा था और उसके बाद से मैंने फिर कोई मैच देखने का इत्तेफाक नहीं कर पाया। और बस सुन हाँ, लेता हूँ मैं कहाँ मेरा के। भी वही लास्ट था, बट आई केम टू क्रिकेट बैक अगेन 1 साल पहले। उसके बाद बहुत सारे लोगों के दिल टूटे थे। बहुत सारे लोग जो है ना, उन्होंने क्रिकेट देखने से इज्तिनाब करना शुरू कर दिया था कि अब हम क्रिकेट नहीं आपकी देखेंगे। हार्ट बीट्स बहुत ऊपर नीचे कर देता है वो, कि आपका या पूरा दैट्स द फन। दिमाग चीज इन्वॉल्व हो जाती है उस चीज के अंदर। दैट्स द फन, या दैट्स द फन। इसी का मजा आता है। अच्छा सलीम, आपने गली में पहले हम बाकी चीज डिस्कस करें, मगर आप बचपन में गली में क्रिकेट खेलने का शौक रहा या किस तरह का टाइम रहा वो? ओह यस, मैं आई वाज अ प्रॉपर स्ट्रीट क्रिकेटर। और सिर्फ स्ट्रीट क्रिकेटर नहीं, मैंने बाद में फेडरल बोर्ड की भी क्रिकेट खेली। तो मैं जबरदस्त। एफएससी तक, इंटरमीडिएट तक मैं क्रिकेट खेलता रहा। उसके अच्छा, यू बाद हैव जब डन योर यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो मैट्रिक गए एंड तो इंटर फ्रॉम द फेडरल बोर्ड? मैंने नहीं, मैंने इंटरमीडिएट फेडरल बोर्ड से किया। मैट्रिक मैंने हार्ड बोर्ड से किया, अपने इलाके में रहते हुए, तो इलाके आप में किस फाटा। इलाके से है आप? अच्छा, फाटा का तो कौन सा एरिया? कुरुम एजेंसी, आई बिलोंग टू कुरुम एजेंसी, ओह पाराचना। जबरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ओह जबरदस्त, मुझे बहुत शौक है पाराचनार घूमने का और देखने का। ओह नाइस, नाइस, नाइस। क्योंकि इट्स अ जो ब्यूटीफुल एरिया। एक एक पेज है फेसबुक पे, पाराचनार प्रेस, तो उसके ऊपर काफी अच्छी मुझे वीडियोस देखने को मिलती हैं, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज तो हमारे हाईलाइटेड हैं। और वो आई कैन उसी तरह का जो माहौल है वो हमें नेचुरल ब्यूटी वहाँ भी नजर आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, बहुत और ज़बरदस्त। कराची में जो चीज़ मिलती है हमें पाराचनार की, मूंगफली मिलती है तो जब भी हाँ, सर्दियाँ आती हैं मूँगफली मिलती है। हाँ, हाँ, मूँगफली यहाँ पे पारसनार की मिलती है, तो बाकी कुछ सर, पारसनार का नहीं मिलता है यहाँ पे। तो जब भी हम यहाँ कराची में मूंगफली पूछता हूँ कहाँ की है, तो बताता है कि यार ये पाराचनार की मूंगफली है। पारसनार की है और हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इट्स लाइक वेरी गुड साइज़ वाली 3-3 हाँ, जो 3 उसमें दाने नट्स होते हैं। निकलते हैं उसके हाँ, अंदर हाँ, वो। हाँ, वो वाली, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बट कुछ एरियाज ऐसे एग्ज़ैक्टली। रहेंगे बड़े डिस्कनेक्ट रहे आपके मेन सिटीज से, तो उसकी वजह से उतने ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं रह पाता। बट नहीं अगेन रह जब पाता से बिल्कुल। प्रोविंस का पार्ट बने तो होप सो डैट कि आने वाले वक्तों के अंदर ये बड़ा अच्छा आपके साथ वहाँ पे टूरिज्म वहाँ पे हो सकता है। आई होप सो। अभी भी लोग टूरिज़्म करते हैं, लोग आते हैं, एंड वी आर होपिंग कि हम्म। ये चीज़ जो है ना, इस तरीके से और भी बढ़ती रहेगी, आगे जाती रहेगी। सलीम, वहां से आपने अपना पूरा मैट्रिक कंप्लीट किया? बिल्कुल, मैंने वहाँ से अपना मैट्रिक किया एंड देन आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। और मैं बिल्कुल वो पीक वाला दौर था जिस टाइम पे तालिबानाइजेशन एंड मिलिटेंसी बहुत जी। पीक पे थी पाकिस्तान में। सो वी वर द काइंडली ओनली एरिया इन होल फाटा जहाँ पे तालिबान पूरी तरह या मिलिटेंसी पूरी तरह वो नहीं हो पाई। इट वाज नेवर कैप्चर्ड और यू नो कंट्रोल्ड बाय तालिबानाइजेशन। सो वी वर द पीपल हु डिफेंडेड आवर लैंड्स। तो अच्छा, हमने अपने इफ आई एम नॉट लैंड्स को रॉन्ग तो डिफेंड उस किया। टाइम जहाँ तक मैंने न्यूज़ को फॉलो किया था कि वो आपको अफगानिस्तान से होके जाना पड़ता था, जो आपका बिल्कुल, बिल्कुल, अपना रास्ता काफी डिस्टर्ब था वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। मैं खुद अफगानिस्तान के थ्रू ही आया था फर्स्ट टाइम जब मैं घर से निकला। So it was my first journey, and I wanted to come to Islamabad for my education. And 6 महीने मैंने इंतज़ार किया, बट और रोड्स वर ब्लॉक्ड। हम्म। फिर इवेंचुअली मुझे अफगानिस्तान के थ्रू ही पाकिस्तान आना पड़ा। उसमें लग गए काफ़ी सारे दिन, हफ्ते। सो इट वाज अ वेरी हार्ड जर्नी। इट वाज अ वेरी इट वाज अ न्यू लैंड फॉर मी। मेरे पास ना आईडी कार्ड था, ना पासपोर्ट था, ना वीज़ा था। आई वाज जस्ट अ किड हाँ, at that time with totally अमल unknown से people. डिफिकल्ट कि वहाँ पे आपके आइडेंटिटीज को क्रिएट करना कितना मुश्किल काम होता है, खास तौर पे जब आप क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो एडमिशंस वगैरह में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी? प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज द पीक ऑफ इट वाज 2005 2006। तो वहाँ पे हम्म। ऑलरेडी जो अमेरिकन फौज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस थी तालिबान की, हम्म। वो उस टाइम पे काफी पीक पे थी। तो
you will like उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स नए आए थे, आर्मी जो थी वो बहुत नई थी, they were following all the protocols, they were very strict on the roads. तो फिर हम जैसे लोग जो कि बच्चे भी हैं, कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं, the obvious thing that comes to your mind कि अगर ये पाकिस्तान से आया है तो it must be for some sort of activity, you know. So ये वाला डाउट था जो कि मुझे भी सामने आया, और इस डाउट ने हमें वहाँ पे काफी असर रोका. But eventually I got successful in getting my name cleared from there, and I came to Pakistan. I came to Peshawar first, and then I came to Islamabad, and then resumed my education over there. वहाँ पे मैंने education शुरू की. आपने अपना फेडरल बोर्ड से एंटर किया फ्रॉम इस्लामाबाद, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मैंने फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन किया. तो उसी दौरान फिर मैंने अपना कैरियर भी स्टार्ट कर लिया. आई गेस वो ईयर 2008 के आसपास हुआ जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए होंगे. तो नहीं, मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ 2014 में. 14 में? अच्छा, करियर पहले स्टार्ट हो गया था. बिकॉज़ आई हैव सीन पहले इट स्टार्ट हो गया. 2010 में यू आर सेड दैट कि आपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया. तो वो क्या कहानी थी कि ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ आप इस इंडस्ट्री में, इस डोमेन में दाखिल हुए? क्योंकि उस टाइम पे इससे ज़्यादा उसका मार्केट में लोग जानते ही थे, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लोग पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते थे. और इस इंडस्ट्री को कैसे एक्सप्लोर किया आपने? So, उस टाइम पे जो पाकिस्तान में ट्रेंड्स बहुत चलते हैं ना, एजुकेशन और करियर के लिहाज से भी बड़े ट्रेंड चलते हैं. उस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था वो बीबीए, एमबीए और एसीसीए, सीए का ट्रेंड था बहुत ज्यादा. But I was from a very start I was interested into arts more than anything else. तो मैं arts में बड़ा interested था. खैर मैंने एडमिशन लिया मीडिया मास कम्युनिकेशन में. I was in first semester of my university that I was invited for a workshop which was United Global Organization of Development or Plan International, एक organization है, NGOs है, क्योंकि वो बेसिकली प्रिपेयर कर रहे थे कुछ वॉलंटियर्स चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए. तो आई वाज देयर एज अ पार्टिसिपेंट. तो 3 दिन की वर्कशॉप थी. मैं 2 दिन बहुत चुप रहा. यू अंडरस्टैंड द गैप कि जब हम जिस इलाके से हम आते हैं, वी हैव टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन एवरीथिंग. हमें हर चीज में जीरो से स्टार्ट लेना पड़ा. चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी कॉमन सेंस हो, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, नहीं होता. तो 2 दिन में काफी वहां पे खामोश रहा. एंड दे वर लाइक पुशिंग मी टू स्पीक समथिंग, टू टॉक अबाउट समथिंग. And then on the third day I give them a surprise. I went there and I asked them to give me 10 minutes for a presentation of psychological impact of children rights discrimination. तो 10 मिनट की मैंने प्रेजेंटेशन जो दी वो उनको बहुत पसंद आई. They were not expecting it. Like it's the silent buddy and who came to the stage and he just rocked it. So and then they offered me कि अच्छा हमारी next workshop जो है ना वो 1 महीने में हो रही है. Would you like to join us as a trainer? And I was like, I had no idea what does a trainer do? या फिर क्या ये फील्ड क्या होती है. हमें किसी के साथ हमारा कनेक्शन नहीं था. The first training, उनकी second training, मेरी first training was at Islamabad Stock Exchange, and it was a bigger audience with the same topics, volunteerism, and my topic was how to be an effective trainer. To be very surprisingly, though I was never a trainer. That's great. So when I went there, और पहली दफा मैं जब ऑडियंस के सामने, I was in the front of the audience. I think that was the eureka वाला जो moment होता है ना, when you say that's something I want to do, you know. तो मैं फिर मुझे बड़ी खुशी हुई वो करके. And this is how I started my career in learning and development. मैंने पहली ट्रेनिंग करा दी और फिर उनकी कुछ और ट्रेनिंग्स हुई. फिर उनमें भी मैं एज अ ट्रेनर गया. करते करते फिर यूनिवर्सिटी के फोरम के साथ मैंने कुछ काम किया. And in 2012, I got connected with School of Leadership. जबरदस्त. क्योंकि एक स्कूल ऑफ लीडरशिप का नाम मैंने पाकिस्तान में आई गेस इट इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो कि ट्रेनिंग को पे काम कर रहा होता है, यूथ के साथ काम कर रहा होता है.
तो मेरा जो जानना हुआ सिक्योरिटी का ऐसा होता है कि मैं बैंक में इंटर्नशिप कर रहा था, तो जब हमारे जो लाइन मैनेजर थे, इन्होंने कोई ट्रेनिंग आई हुई थी, तो आई गेस वो 2014 की बात, क्या 13 ऐसी कुछ बात होगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ट्रेनिंग हो रही है, आप वहाँ चले जाइएगा। तो फर्स्ट टाइम मुझे स्कूल ऑफ लीडरशिप का नाम सुनने को मिला और देखा जाके उनका जो क्लिफ्टन के करीब ऑफिस है, उज़ैर और साहब थे, वो वहाँ पे उस दिन ट्रेनिंग करा रहे थे एक टॉपिक के ऊपर, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था उस टाइम पे कि यार ये भी कोई दुनिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, सो आई डिड देयर टीटीवाईटी, फिर उन्हीं के साथ मैं एज़ अ फैसिलिटेटर काम करता रहा। फिर वाईएलसी आई, कोई 3 वाईएलसी की टीम में रहा मैं, और साथ-साथ में जो एनजीओ सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, उसके साथ-साथ मैं उसमें भी काम करता रहा। Then I joined Sir School of Leadership as a director, first assistant director and then a director, which was a semi-government organization in Islamabad, Sir Memorial Society के प्लेटफॉर्म से। वहाँ पे मैंने काफ़ी मेंटरशिप और ट्रेनिंग्स की। देन आई शिफ्टेड टू पेशावर, वहाँ पे हमने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला, माई प्लेस के नाम से। माय And then प्लेस, another one, my place, yeah, it was an incubator. And then जबरदस्त। we started another institute of psychological studies, जो कि पेशावर में ही था। फिर उसमें काम किया। So on and off, I was connected to training, like focused on training more till 2017. Uh, but in 2017, I shifted my focus towards coaching. अच्छा, So सलीम, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड कोचिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटोर का वर्ड हो गया, फैसिलिटेटर का वर्ड हो गया, समा ऐसा लगता है कि सभी सेम बिरादरी से इनका ताल्लुक है, बट नहीं, आप ये कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्पेशली कोचिंग और ट्रेनिंग को डिस्कस किया जाए तो? so ट्रेनिंग तो यूजुअली ट्रेनिंग होती है ग्रुप्स में, हम्म, कोचिंग होती है वन ऑन वन। हम्म, It's a personalized experience in respect to the training. Training होती है स्किल्स की, हम्म, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती यस, है, एंड इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग एंड फैसिलिटेटिंग। यस, यस, ठीक है। जबकि कोचिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में गोल ओरिएंटेड कन्वर्सेशंस होती हैं। हम्म, जो गोल क्लाइंट लेके आता है, उसी गोल्स के, एंड इट डजंट टीच you anything. It teaches you only if you can learn and you can extract the learning for yourself. लेकिन जो कोच है वो बताते खुद अपने साथ पहले से प्रिपरेशन करके नहीं आता कि फेयर मैंने आज इनफ, यस, क्लाइंट के यस, साथ क्या यस, यस, करना है। इट गोज वेरी स्पॉन्टेनियसली, इट गोज वेरी हाँ, ऑन पॉइंट। हर एक सेशन का एक अपना गोल होता है, उस गोल को अचीव करना होता है, एंड इसमें जो क्लाइंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, ट्रेनिंग में ये है दैट यू हैव ऑल द हाँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग एंड लैंग्वेज, और इसमें ये है कि क्लाइंट जो है वो मोटिवेटेड होता है टुवर्ड्स अ चेंज, एंड कोच इज जस्ट देयर टू पार्टनरशिप विद द क्लाइंट इन ऑर्डर टू अचीव दैट चेंज। सो जबरदस्त, डिफरेंसेस तो हर चीज में है, हम्म, मेंटरशिप में हम्म, भी है। हम्म, मेंटरशिप इज मोर रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेशलिज्म। हम्म, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, किसी को भी मेंटर आप बनाओगे तो यस, जिस फील्ड के लिए या जिस सब्जेक्ट के लिए बनाने उसका उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना या, जरूरी है। तरह ट्रेनिंग में भी स्पेशलाइजेशन काफी मैटर करती है, बट जो कोच होता है वो नॉट नेसेसरी कि वो हर फील्ड का स्पेशलाइज्ड पर्सन हो। हम्म, But the way of coaching or the whole process of coaching goes in a way that eventually benefit the client. So उसमें हर वो स्ट्रक्चर है, वो आपने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यू कैनॉट गो फ्रॉम योर ओन सेल्फ कि अब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। देयर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव टू फॉलो, और जो भी, चाहे वो मार्शल गोल्ड स्मिथ है, चाहे वो एनएलपी है, चाहे वो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन है, सब ने अपनी गाइडलाइंस बहुत ज्यादा डिफाइन की हुई है कि आपने इन गाइडलाइंस में जाना है। सो कोचिंग तो हम कर रहे होते हैं यूजुअली, लाइक वी डू कोचिंग इन आवर रियल लाइफ एज वेल। Father यस, coaches the हाँ, son, हाँ, 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 and the father has been coached by his father, and then यस, teachers यस, are there जो हमें किस न किस तरीके से कोच कर रहे होते हैं। But when you get into a more systematic procedures, then it become a formal coaching. It's not suggestion based, it's not advice based। तो ना इसमें आप एडवाइस देते हो, ना आप कुछ सजेस्ट करते हो, जो कि इंसान बड़ा इंटरेस्टिंग, वो होता है हाँ, ना, हाँ, यू गेट वेरी वेरी अर्ज होती है इंसान की कि मैं, अच्छा ये बात मैं अगर कहूंगा ना तो इसका ये मसला हल हो जाएगा, यस, ये मशवरा अगर मैं इसको ये अगर करने दे। बट कोशिश हैज दिस कैपेसिटी ऑफ नॉट डूइंग दैट। कोशिश वो करते नहीं है। वो वो कोशिश करते हैं कि वो जो क्लाइंट आया हुआ है वो खुद इतना एम्पावर हो कि वो दोबारा मेरे पास ना आए, वो खुद मसला हल करे। हाँ, ग्रेट, ग्रेट, या नाइस तो इसमें क्वेश्चन, लाइफ स्किल्स होती हैं, थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं,
इसमें इमोशनल वेलबीइंग होती है, and the whole circle of life जितना भी है, finances, relationship, career, and then the personal development, emotional well-being, spiritual well-being, उन सारी सारी पोर्शन में से, सारे सेगमेंट में से कहीं से भी वो गोल लेके आ सकता है। अच्छा सलीम, आपका ट्रेनिंग का पार्ट अगर मैं पहले उसको कवर कर लूँ कि अराउंड 10 इयर्स समहाउ आपने ट्रेनिंग में स्पेंड किए, कैसा एक्सपीरियंस था? क्या प्रॉब्लम्स आपने यूथ को देखा? किस तरीके की इश्यूज रहे जिनको आप उनको डील करते रहे, रिजॉल्व करते रहे या गाइड करते रहे? वो टाइम पीरियड कैसा गुजरा आपका? ये टाइम पीरियड तो बहुत अच्छा था। इट्स लाइक अ हाई ऑन एनर्जी टाइम पीरियड, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो ट्रेनिंग इज ऑलवेज ऑसम, ऑलवेज रिफ्रेशिंग, हमेशा रिफ्रेशिंग रहता है। किसी को कुछ आता है नहीं आता पार्टिसिपेंट में से, बट यू ऑलवेज गेट टू लर्न एंड दे ऑलवेज गेट टू लर्न एज वेल। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ ट्रेनिंग। मेरी कुछ इवेंचुअली कुछ जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं ट्रेनिंग के साथ, जिसकी वजह से मैं कोचिंग की तरफ ज्यादा आया, वो ये है इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग। यस कि हमारे यहाँ इम्पैक्ट का इतना उसको मेजर करने के जो टूल्स हैं ट्रूज उनको है इतना ना, ज्यादा ट्रू इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। ट्रू हमारे यहाँ जो है वो फॉलो अप्स इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं होती। 1 डे की ट्रेनिंग करवा देते हैं एंड दैट्स इट, खत्म हो जाता है। फिर दैट्स उसके बाद वो ट्रेनिंग से निकलता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। नहीं, एक लर्निंग चीज प्रोसेस याद शुड बी रहती है मोर। सलीम यार, लंच याद रहता है जो ट्रेनिंग में लंच, दिया जाता यस है यस, कि यार इस ट्रेनिंग का लंच बड़ा अच्छा होता है, तो वो आप एग्जैक्टली, किसी से पूछेंगे लंच तो वो याद उसको रहता याद है। होगा। अब तो एम्प्लॉइज भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉइज भी इस चीज की आदी हो गए। उनको पता है हमने यस। जाना है 3 दिन, 2 दिन रहना है, 1 दिन रहना है, गपशप लगानी है, खाना खाना है, यस 2 दफा तो चाय मिलेगी, 1 दफा लंच मिलेगा, साथ में हम तो कुछ एक्टिविटीज यस, करेंगे, एंड दैट्स इट। वो एक सो मोड सेट हो गया है, जैसे आपने प्रोटोकॉल्स बताए ना, इसी प्रोसेस के अंदर वो ट्रेनिंग घूम रही होती है। एग्जैक्टली, मैं मेरा तो बिल्कुल आई गेट वेरी क्लियर अबाउट विद माय क्लाइंट्स जिनके लिए भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट अ 1 डे और 2 डे थिंग। If you want to be this training to be impactful, you have to call me back. You have to give me an opportunity to come back and follow up. You have to, you have to make your सर, employees sit in a focus group. You have, I have to know कि मैंने जो ट्रेनिंग कराई है उसका क्या इम्पैक्ट है। हाँ, क्या फायदा हुआ? इम्पैक्ट है, एग्जैक्टली। हाँ, उसका कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। और कुछ ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान में जो कर रहे हैं एंड वेरी सक्सेसफुली दे आर डूइंग दिस। आई थिंक दैट शुड बी मोर इनकॉर्पोरेटेड। हमारे यहाँ ये भी थोड़ी सी वो हो गई कि पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग को यस, लोगों ने हाँ, इंटरमिक्स मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ सही कह करने रहे हो। लगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। यस, यू नीड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स फॉर ट्रेनिंग, बट पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट ट्रेनिंग। समथिंग डिफरेंट, यस। It's something very different. Motivation is not training. That's inspiration. You get by movie as well. You get by a song as well. यस You get by यस speech as well. So that's not training. Training is a specialized form of learning or intervention that you do for learning, and it's something that should be taken very seriously, very seriously. So मुझे impact मिलता है one-on-one coaching में, मैं उसको देके ज्यादा खुश होता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, उसका एक ऑब्वियसली जो देखे इम्पैक्ट जो आता है, आपको खुशी होती है किसी की लाइफ में चेंज आ रहा है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो माइंड साइंस को देखकर आई, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस शुरू हुई। आपने कोर्स किया इसके अंदर एनएलपी का, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या सीखने को मिला? उसके बाद किस हद तक चेंज लाइक ड्यूरिंग द कोचिंग? To be very honest, मैं पेशावर गया तो I went to a very big dip career wise. So जो चीजें मैंने बनाई थी वो सारी खत्म हो गई एंड इट वाज नॉट सक्सेसफुल। मैंने मार्केट सर्वे कोई नहीं किया था कराची का, पेशावर का। मुझे पता नहीं था पेशावर के लोग कैसे हैं और क्या वहां से रिजल्ट आएगा। Eventually it went into a huge dip of my career. So career इतना बड़ा होता है इंसान के लिए, फिर हमारी लाइफ भी डिप में चली यस जाती है। यस यस यस। So at that time I got connected with someone who is doing NLP. And then I came to Karachi for NLP practitioner, and it just started to bring back that motivation, that sense of purpose into my life. बहुत सारे clouds ऐसे थे जो हल हो गए, and then I came back for master practitioner. वो मैंने कर लिया। It just just cleansing हो गई मेरी पूरी की पूरी coaching से। That's what the first time that I got in front of a coach, और coach मैं coach ही बना, मैं एक client बना coaching का। So coaching का impact मेरी लाइफ में इतना ज्यादा हुआ और मैं उस चीज को समझने लगा कि हाँ, अगर मैं इस जगह से वापस आ सकता हूँ थ्रू कोचिंग, यस then I think there are a lot of people who can come back through coaching.
So that was the point where I decided, and I thought, yes, this is something I want to do. This is the same impact that you can get into you will get in a training room with a larger audience. आपको पता नहीं होगा किसके दिमाग में क्या चल रहा है, but here I am sitting with one person focused. We know the goal, let's do it. So वो मेरे लिए एक ऐसा पॉइंट था जब मुझे आसानी हुई अपना कैरियर मोर फोकस करने का, एक मौका मिला टुवर्ड्स कोचिंग. सो वो मैंने कुछ साल जो है उसकी पूरी आई kept doing. I was developing business in Islamabad as well for that same company जिनसे मैंने NLP किया था. And then I came to Karachi. Clients चलते रहे, काम करते रहे. Then I did ICF, International Coaching Federation से मैंने certification की, which is another body of coaching, a very authentic body in the world. वो भी एक different experience था. Both our coachings are very different, बहुत different है, so I have flavor of both. I have extensively worked with therapists and psychotherapists. मैंने psychotherapist टाइमलाइन थेरेपी प्रैक्टिशनर therapist के साथ बहुत काम किया है. The timeline therapy is an NLP technique. It's something which is not related to psychotherapy or therapy. But मैंने therapist और psychotherapist के साथ collaboration में बहुत काम किया, जिसमें मुझे therapy का जो एक आंसर है वो भी मेरी कोचिंग में आ गया. So now I provide a very good flavor or a very good combination of NLP and then ICF and then therapies, timeline therapy. So I have multiple tools that I can utilize in the client. मेरे पास multiple tools होते हैं. I was with the Trauma Release and Wellness Center for an year as an addiction recovery coach. तो उसमें मैंने एडिक्शन रिकवरी का प्रोसेस पूरा सीखा. मैंने ट्रॉमा के बारे में सीखा कि ट्रॉमा क्या होती है, जो कि आई थिंक 80% कोचेस को नहीं पता होता कि ट्रॉमा क्या है या फिर क्लाइंट अपने साथ क्या ट्रॉमा लेके आ रहा है. तो वो मुझे एक एज मिला उन चीजों में, which I'm really grateful for the people who basically made me part of the whole process. तो फिर ये है कि मेरे जो उसूल हुए हैं वो बड़े सिंपल है. मैं तब तक चीज को नहीं पिक करता जब तक उसकी मेरी अपनी लाइफ में कोई exactly change now. That's it. Very simple rule. अगर कोई for example I will give you a very simple example of hypnotherapy or hypnosis. मेरा बिलीव नहीं बनता, I will never go for it. I will not say कि ये काम नहीं करता किसी और को, किसी और के लिए maybe it will work, but I will never try to incorporate that into my practices because उस चीज ने मेरे लिए I don't know how it works. I don't know what client will feel. I don't know how client will achieve the result. So मेरे लिए वही सिंपल उसूल है कि जो चीज मैंने खुद अप्लाई की है, उसका रिजल्ट आया है, मैंने देखा है, which is authentic, that is something that I will make part of my practice. उसको मैं अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बनाऊंगा. एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा आइडिया कि आप जो चीज़ के रिजल्ट्स देख रहे हो वही आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हो. अच्छा सलीम, एक और प्रॉब्लम जो मेनली हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करते जा रहे हैं अपनी, कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंगर मैनेजमेंट नहीं हो पाती लोगों से, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हों या ऑफिस लेवल पे हों, या रोडों पे आपने देखा होगा लोग ट्रैफिक में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं. ऐसे बहुत से इश्यूज हम डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं. यही आइडिया था कि डिस्कस करने का, कि हम समझने के इमोशनल वेलबींग या किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो. एग्जैक्टली. सो बात शुरू होती है, इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इतना कुछ प्रोवाइड कर सकूं जो कि कम से कम अवेयरनेस के बेस पे उसकी इम्प्लीकेशन हो. तो इंसान बना हुआ है, इट्स इन पार्ट्स. We have a spiritual part, we have a mental part, we have a emotional part, and then we have a physical part. The thing is that mind is very much glorified. Intellectualization or intellectuality is very much glorified. आप लाइब्रेरी जाओ, आप सेल्फ हेल्प के सेक्शन में जाओ, you can find thousands of books which will only tell you how to think. Yes. What's the right way to think? That's what to think and what not to think. So ये सारी चीजें इनसे लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं. There is fitness trainers. हर दूसरा बंदा कहता है पेट कैसे कम करना है, मैं तरीका बताऊंगा. Yes. और दूसरा बंदा कह रहा है what's the appropriate diet to lose weight. Every second person is the
expert in that domain as well. Then there are people who talks about spirituality in regard to religion, और वो भी बहुत सारे हैं. There is a whole lot of people who talks about this and this and this. The only part of our existence which has been ignored is the emotional health or the emotional life or the emotional being. जो हमारा emotional being है उसको थोड़ा ignore किया गया है, and that's because of society के कुछ taboos हैं, कुछ stereotypes हैं, कुछ society expectations हैं, कुछ society pressures हैं, जिनकी वजह से उस पार्ट को उस तरह नहीं देखा गया जिस तरह उसको देखना चाहिए था. So the first step when we talk about emotional well-being, it's very easy thing to say for me. The first thing, बाकी तो emotional well-being is a very huge topic, very huge topic. The first thing is that you accept that part of you being in your existence, the emotional part of you. हाँ भाई, मैं सिर्फ अपना बदन नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिमाग नहीं हूँ, मैं सिर्फ रूह नहीं हूँ, मैं एक emotional being भी हूँ. So the acknowledgement and the acceptance of that part, that yes, we are emotional beings, I think that's the first step towards going towards that emotional well-being, जो कि लोगों के लिए काफी सख्त होती है, because emotions are bad, that's a label. Emotion makes you weak, that's the label. Man cannot feel this, man cannot do this way, that's a label. That's the societal pressure या society ने जो भी किया हुआ है. Okay, so you are weak if you are expressing emotions. वो चीजें बचपन से इतनी फैडन की जाती हैं कि emotions हमारे लिए एक भाव बन जाता है. हम कहते हैं emotions no. Just like that, when you use the word control, I would say that's not the preferable word to use for emotion, because we don't need to control emotions. They're part of us. The word is to accept emotions. To accept emotion as your own part. They don't need to be controlled. Control means that वो जो connotation आती है ना control की, वो ये है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो out of control है, या कोई ऐसी चीज है जो कि forceful है, जो कि बड़ी ताकतवर है, या कोई emotions कुछ ऐसा है जो कि you need to control them. No, you don't need to control your emotions. You need to live them properly. And when we talk about living emotion properly, same thing, acknowledgement, recognizing, awareing yourself about your emotions. 206 emotions हैं, 206 emotions. We only know 7 to 10. जो कि हमारी बदनसीबी है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में किसी 10 साल के बच्चे से पूछोगे what you are feeling, he or she will tell you the exact emotion that she is feeling. और यहाँ पे आप 50 साल के बंदे से भी पूछो ना what you are feeling, they don't know what to reply. Yeah. That's the gap which ultimately lead us to a very bad emotional health. So हम में वो वाली कैपेसिटी जो है वो जनरेट नहीं हुई जहाँ पे हमें इमोशंस को एज अ नॉन थ्रेटनिंग, ओन एंड सेफ नजर से देख सकें कि हाँ ये हमारे इमोशंस हैं, these are our emotions, we have to process them, we have to channelize them, we don't have to control them because they are not something that you need to control. सलीम, इस पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कंट्रोल वाला. ये जो हम गुस्सा कर रहे होते हैं या एक वर्ड होता है गुस्सा पी जाना. अच्छा, गुस्सा भी क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन समटाइम्स कि आप कुछ चीज़ों को बार बार एब्जॉर्ब कर रहे होते हो और समटाइम्स वो एकदम से बर्स्ट हो रहा होता है. तो वो हम क्या वो कंट्रोल का प्रोसेस होता है जो हम कंट्रोल करने जा रहे होते हैं अपने आप को और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने जा रहे होते हैं और फिर किसी गलत जो चीज़ आई होती है कहीं और से आई होती है, आपने एब्जॉर्ब की होती है और सॉरी किसी दूसरे बंदे पे जाके वो चीज़ बर्स्ट हो रही होती है. ये क्या चीज़ हो रही होती है? कंट्रोल में तो यही मसला है ना, जब आप चीजों को कंट्रोल करने पे लग जाओगे और वो ऐसी चीज जो कि कंट्रोल नहीं हो पाएगी, इट मींस टू बी प्रोसेस. यस. तो कंट्रोल तो आप कब तक कंट्रोल करोगे? एक दिन तो कंट्रोल से बात निकलेगी ना और वो बाहर आएगी. एंड आई डोंट थिंक एंगर, दो एंगर इज अ वेरी कॉमन इमोशन. हम कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं कि किसी हैंगर में कोई कोट लटका हुआ है and it's so accessible that you just get it and
ओढ़ लेते हो, आपको मिल जाता है, आप ओढ़ लेते हो और बार बार ओढ़ते हो, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इट गिव अस पावर, उसकी जो सेंसेशन है वो बड़ी पावरफुल होती है। सो एंगर इज अ पावरफुल इमोशन एंड इट्स इजी टू एक्वायर। हमने एंगर के तौर पे बहुत कुछ किया है, मे बी किसी दिन किसी बंदे ने शेर यस से लड़ा यस होगा कोई बंदा, या या उसको गुस्सा आया होगा, ठीक है। हम जब गारों में थे या फिर जब हम ओल्ड एज में थे, तब जाके गुस्से ने शायद हमें बड़ा हेल्प किया हो। But in today's scenario, anger is a problem. You can see anger is a very common problem for people. But anger doesn't come all the way, all of a sudden. या दैट्स द पॉइंट। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हाँ है, अवेयरनेस नहीं है, तो एंगर आने से पहले बहुत कुछ हो रहा होता है। यस सिग्नल्स उन आना शुरू हो चीजों को जाते हम हैं। नोटिस नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, जी सिग्नल्स आना शुरू हो जाता है। बेसिकली तो अगर आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, when a message is sent by a sender and या received by a receiver and then feedback is followed back towards the sender, तो वो जो पूरा एक सर्कल या प्रोड्यूस होता है ना, एक सर्कल होता है, प्रोसेस that circle is communication. यस Emotions are communication. इमोशन जो है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो एंगर से पहले भी बहुत कुछ हो या रहा होता है, मे बी इरिटेशन होती है, यस थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, थोड़ी सी सैडनेस आ जाती है, वो हम नोटिस नहीं कर पाते। बट एज एंगर की मैनिफेस्टेशन बॉडी में बहुत ज्यादा है, इट हैज अ वेरी पावरफुल सेंसेशन इन द बॉडी, हम एंगर को नोटिस कर लेते हैं, दूसरे लोग भी नोटिस कर लेते हैं। यस आपका फेस एक्सप्रेशन एंगर चेंज से होना शुरू पहले हो जाते बहुत हैं। हाँ एंगर से पहले बहुत सारी चीजें हैं, उनको अगर टाइम पे एड्रेस किया जाए तो एंगर तक बात नहीं पहुंचेगी, ठीक है। एक तो हम यस ट्रेन भी हुए हैं ना, वी हैव सीन आवर फादर बीइंग एंग्री, वी हैव सीन आवर मदर बीइंग एंग्री, वी हैव सीन ब्रदर्स, चाचा चाचू, एवरीवन बीइंग ट्रू एंग्री। सो हमारे पास ना अल्टीमेटली हमारे पास एक ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है या एंगर का। दिस इज हाउ एंग्री पर्सन सीम्स, शोल्डर्स अप, कंप्लीटली इन पावर, फेशियल एक्सप्रेशंस, और कान लाल हो रहे हैं एंड आवाज भारी हो रही है, हाँ हाँ लाउड हो रही है। सो यस वो हमारे पास पड़ा हुआ है, व्हिच वी अडॉप्ट फ्रॉम द पीपल, वो हम लोगों यस से अडॉप्ट यस कर यस लेते हैं, यस हाँ ठीक ऐसा है। ही है। दैट्स इजीली असेसिबल इमोशन, एंगर। बाकी के इमोशन जो है ना, जो सटल इमोशंस होते हैं, जिनका आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे इतना असर नहीं होगा या फिर बॉडी पे इतना इंटेंसली फील नहीं होंगे, those emotions are something that we have to look forward to because they stay in the body, they stay in your nervous system for a longer period of time. और अल्टीमेटली जो हम ये यहाँ से हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं और अगर हम एंड की बात करें इसी सर्कल के, इट गोज टू अ पॉइंट जब लोग कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रही है, या फिर लोग कहते हैं इसको डिप्रेशन हो रहा है। या As depression is a point where our body and our mind just give up. यस Why? नॉट A very very interesting question is why. यस Why? Because उसने 50 दफा, 100 दफा, 200 दफा आपको सिग्नल दिया कि do something about it, do something about यस it. यस Emotions यस यस only यस come up व्हेन यू डू नॉट in रिस्पॉन्ड order to be processed, in order to be processed. So यस unconscious mind का जो एक डायरेक्टिव है ना, डायरेक्टिव वो ये है that unconscious mind present the unsolved emotion time and again for resolution. हमारे पास वो टूल्स नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, हमें वे नहीं पता कि कैसे इमोशंस को डील करना है। दे गो बैक अगेन एंड वो सप्रेस हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सप्रेस हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सप्रेस हो जाते हैं। सो इस हद तक जब इंसान जाता है ना, अल्टीमेटली डिप्रेशन गिव्स द मैसेज। डिप्रेशन कहता है आप किसी चीज के काबिल नहीं हो, आपसे नहीं हो पाएगा, यू हैव नो वर्थ, यू कैन नॉट डू इट। एंड देन यू सी डिप्रेस्ड पीपल, उनकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली आउट ऑफ एनर्जी, head down, no whatsoever signs of life, our motivation, our excitement, our happiness, because या the mind has gotten the idea कि ये बंदा इमोशन प्रोसेस करने के काबिल नहीं है। नहीं There है are lot of emotions, yeah. So these are very simple things to say. लेकिन जब प्रोसेस पे आप आ जाते हो ना, या थोड़ा सा इसमें अपने स्किल डेवलपमेंट या इमोशनल वेलबींग पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है, लर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है। आई गेस सलीम इसके अंदर एक चीज और भी है कि आपको कुछ टाइम अपने लिए निकालना ही बहुत जरूरी है
जिस लाइफ साइकिल में आप हो, जिस एज ग्रुप में भी आप रह रहे हो, तो अगर बच्चे हो तो आपको अपने पेपर्स की टेंशन, यूनिवर्सिटी में हो तो आपको असाइनमेंट्स की टेंशन, प्रोफेशनल जर्नी में हो तो जॉब के अंदर डिफरेंट रोल्स आप फेस कर रहे होते हो, घर के सरबराह हो या घर को हेड कर रहे हो तो उसके अलग डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, डिफरेंट अब। और ये एक ही इंसान है जो कि शुरू से लेकर आखिर तक इन सारी चीज़ों को फेस कर रहा होता है, और उसके लिए बहुत कम फैमिली से मैंने देखा है कि यार वो लोग डे आउट पे जा रहे होते हैं। अगर हम ऑफिस से थोड़ा हट के भी पर्सनल जर्नी को एक्सप्लोर करें तो डे आउट पे जा रहे होते हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी को या बागात में या कहीं हुई जगह उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और फिर वो ही आपकी प्रोसेस जा रहा होता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, बट ओवरऑल जो हम देखते हैं कि यार वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन वो अपने साथ लेके जब बहुत एक लेवल पे आता है, 40 45 50 साल का होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस की जो है ना, की फ्रस्ट्रेशन में निकल के आ रही होती है, हर वक्त चिड़चिड़ा, हर वक्त गुस्सा। और अगेन मुझे वो लोग बुरे नहीं लगते, मुझे अफसोस या गुस्सा, अफसोस ही कह लें, नॉट गुस्सा अगेन वही होता है कि जो लोग उनका शिकार हो रहे होते हैं, वो उनकी जो बैकग्राउंड है वो कोई समझ नहीं पा रहा होता है कि उसको आंसर कैसे किया जाए या उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। जो भी ट्रेनिंग आपने देखा होगा एक्सपीरियंस में अब तक के ट्रेनिंग्स में, कॉर्पोरेट की वजह से लोग ट्रेनिंग में आ रहे होते हैं। अगर वो उन कंपनीज का पार्ट ना हो तो पर्सनल कभी लेवल नहीं पे है। तो किसी ने भी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, आई गेस। और वो तो बल्कि पैसा देना, खर्च करने को लगता है यार ये तो क्यों करें हम। क्यों कर रहे हैं? हाँ, हाँ, तो कंपनीज का तो एहसान एक तरह से मुझे लगता है कि चले चाहे जितनी भी अच्छी या बुरी हो, पर एटलीस्ट वो साल में एक बार ही करा रहे आपको हैं, करा रहे हैं। बट करा पर्सनल रहे लेवल पे हैं। देखा जाए तो आप यू आर डूइंग नथिंग फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ये तो लाइक द थिंग यू मेंशन्ड कि जब लोग अपने बुजुर्ग उम्र में चले जाते हैं या एल्डर एजेस में चले जाते हैं, दे बिकम वेरी वेरी इजीली इरिटेटेड, दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे बिकम जिद्दी हो जाते हैं, या गुस्से वाले हो जाते हैं, बचपन आ जाता है दोबारा से। या उसमें वो यही है क्योंकि ऑल द वे लॉन्ग, so this is how it goes. Mind is your protector. It यस safeguards you from things which are harmful for you, or which at least you don't know how to tackle, जिसको आप टैकल नहीं कर पाते। मुआशरे ने आपको एक मास्क दिया होता है, आप बड़े बेटे हो, आप मर्द हो, आप औरत हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, कैरियर बनाना है, एंड ऑल ऑफ दैट हसल, जितनी भी हसल हो रही होती है हमारे अपने लिए, हमारे पास टाइम जो है ना वो या हम निकालते नहीं है या निकाल नहीं पाते, या फिर हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, हम भूल जाते हैं। सो टेक्निकली तो सारे इमोशन स्टोर होते रहते हैं, एंड व्हेन माइंड का कंट्रोल इतना ना हो कि उनको सप्रेस रख सके, इट कम्स आउट सिंपली, दे बिकम वेरी वेरी एसेसेबल। वो बड़ी एसेसेबल तरीके से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं ओल्ड एजेस में, बिकॉज नाउ माइंड इज समथिंग विच इज टायर्ड। माइंड कहता है भाई मुझसे और नहीं हो पाएगा, मैंने पूरी जिंदगी इनको दबाए रखा है। ठीक है। सो इसलिए तो कॉल यून, जो कि एक बड़ा यू नो ही वाज अ वेरी फेमस साइकोथेरेपिस्ट, और उसने ये बात की है कि एवरीवन शुड रिटर्न टू दैट चाइल्ड आफ्टर 40, जो कि उसके अंदर बचपन से था, लेकिन मुआशरे ने फिर रास्ते रास्ते में कहीं पे उसको दफन कर दिया। सो दैट चाइल्ड शुड ब्रॉट आउट, एंड जब हम बच्चे को देखते हैं, व्हेन वी लुक टुवर्ड्स अ चाइल्ड, बच्चे की कुछ क्वालिटीज होती है। मतलब सिर्फ, क्या आप मुझे बता सकते हो यस बच्चे की क्या क्वालिटीज होती हैं? यार, उसको जो मैंने 3 4 चीज़ें फोकस करी थी, ये थी कि एक तो उसको शेयरिंग करना अच्छा नहीं लग रहा होता, जो इवन हम्म, की जो चीज़ आप उसको देते हो वही चीज़ आप उससे मांगो तो वो आपको नहीं दे रहा होता। दूसरा, से कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो रोना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़ जो उसकी अच्छी होती है, भूलने की चीज़ बड़ी अच्छी होती है, उसकी लड़ाई होती है किसी से, थोड़ी देर बाद भूल वो जाता भूल है। जाता है। वो जिससे लड़ा होता है उसी से अपनी खेलना कूदना शुरू कर देता है। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चे में हमें नज़र आ रही होती हैं। सो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा होता है, वो अपने साथ कुछ क्वालिटीज लेके आता है, हुँ, और वो क्वालिटीज उसको खुदा ने दी होती हैं, वो हुँ, उसके एग्जिस्टेंस का राइट होती हुँ, है। नंबर वन, हर बच्चा वैल्यूएबल होता है, यस, और वो अपने आप को भी वैल्यूएबल समझता है, हुँ, अपनी मर्जी कर रहा होता है भाई। जहाँ पे उसको वॉशरूम आया हाँ, वहां पे वॉशरूम कर लिया, जहाँ पे यस, उसको भूख लगी वहां पे खाना खा लिया, यस, जहाँ पे नींद आ गई वहां पे सो गया, जब सो नींद गया, से जागने का दिल किया वो जाग गया। तो बच्चा अपने आप को वैल्यूएबल समझता है, वर्थी समझता है, तो बच्चा यस, अपने साथ एक इनिट वैल्यू लेके आता है इस दुनिया में। हुँ, बच्चा स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस भी बड़ा होता है, वो चीजों को तोलता नहीं है,
यस, फिल्टर नहीं करता, वो स्पॉन्टेनियसली होता है। वो अगर बात दफा करने लगे तो जो हाँ, उसके मुंह में आ गया वो बोल दिया, बोल दिया। नहीं है तो कहीं भी रो दिया, हम्म। कहीं भी हंस लिया, जो भी हुआ किसी के साथ भी ओपन हो गया। स्पॉन्टेनियसनेस बहुत होती है। यस, बच्चा वनरेबल होता है, बच्चा वनरेबल होता है। बच्चे को हर वक्त केयर चाहिए होती है, यस, उसको अटेंशन चाहिए होती है। यस। बच्चा सेंसिटिव होता है ना, उसकी वनरेबिलिटी, उसके इमोशन बड़े सरफेस पे होते हम्म, हैं। एंड दिस इज हाउ ये होता है। बच्चा इसके साथ साथ जो है ना वो इम्परफेक्ट होता है, हम्म, नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट होता है। हम्म, इम्परफेक्ट, कोई काला कोई गोरा, किसी की नाक बड़ी हम्म। किसी की कान कैसे कैसे, एंड द बच्चा डजंट केयर अबाउट दिस। यस, 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 ट्रू, ट्रू। ठीक है। सो ये वो चीजें हैं, और कुछ और भी, ये वो चीजें हैं जो बच्चा अपने साथ दुनिया में लेके आता है। दीज आर बाय बर्थ क्वालिटीज ऑफ अ चाइल्ड। यस, अब होता क्या है कि अगर हम वैल्यू वाला पार्ट निकाल ले तो along द प्रोसेस, बचपन में, चाइल्डहुड में, या तो बच्चे को ये फील हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा, जब अटेंशन बहुत मिलती है तो वो सोचता है कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, बहुत वर्ती हूँ। यस, 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 या फिर उसको अगर निग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है या अटेंशन कम मिलती है तो उसको लगता है मैं इतना वैल्यूएबल नहीं हूँ। ट्रू। दैट्स द फर्स्ट डेंट, वो हम्म, फर्स्ट डेंट पड़ गया। स्पॉन्टेनियसनेस, ऐसा बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे, हम्म। ये मत बोलो, नहीं, नहीं करो, क्या कर रहे हो, सलाम करो, ये यस, करो, यू नो। स्पॉन्टेनियसनेस उसकी वहीं पे उसकी। और कुछ खत्म। कभी कभार वो ऐसा कोई काम कर ले कि उसको 2-3 थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, डेंट पड़ गया। यस। दिमाग में वो इंटरप्रेट कैसे हो रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इंटरप्रिटेशन हो गई कि भाई आई एम नॉट वैल्यूएबल या आई एम सो मच वैल्यूएबल देन अदर्स। उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बेटर देन अदर्स। आई एम इधर बेटर देन अदर्स और इधर आई एम वर्स देन अदर्स, या तो मैं लोगों से कम हूँ। हम्म, स्पॉन्टेनियस उसको लगता है नहीं भाई, हर बात नहीं बोलनी चाहिए, हर बात नहीं बोलनी चाहिए, सोचोगे फिर, पहले तोलोगे फिर हम्म, बोलोगे, पहले तोलोगे फिर बोलोगे, ये बोलूं कि ना बोलूं। तो बच्चा उसकी स्पॉन्टेनियस में भी डेंट पड़ गया। फिर वो इम्परफेक्ट तो होता ही है अपने साथ, या तो वो अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश में लग जाता है जब उसको ये यस, महसूस किया जाता है एनीथिंग, तुम काले हो, तुम्हारी नाक देखो, तुम्हारी आंखें देखो कैसी हैं, बाल कैसे हो गए हैं तुम्हारे, बिकॉज हमारे तो खिलौने ही होता है ना, हम खिलौनों की तरह यस। बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। हाँ, हाँ, सो हाँ। उसको फील हो जाता है कि भाई अच्छा मैं परफेक्ट नहीं हूं तो आई हैव टू अचीव परफेक्टनेस। हम्म, तो वो तो यार गुड एंड परफेक्ट पे चला जाता है कि मैंने गुड रहना है और मैंने परफेक्ट रहना है, या फिर वो बैड एंड रिबिलियस बन जाता है। हम्म, ठीक है, ऐसा बैड ही हो एंड रहा होता रिबिलियस में है। हाँ, परवाही नहीं है, परवाही परवाही नहीं। नहीं है भाई, परवाही नहीं है क्या है। एंड गुड एंड परफेक्ट की गुड होना है, अबू का ये अच्छा बच्चा है, अम्मी का ये मेरा हाँ। अच्छा बच्चा है, यस, यस, दोस्त का यस, ये यस, भाई मेरा अच्छा दोस्त है, टीचर का ये मेरा स्टूडेंट सबसे अच्छा है। यस, यही चल रहा होता तो है। जब ये कॉम्प्लीमेंट्स हम दे रहे होते हैं ना लोगों को, तो उनके वैल्यूज पे और उनके उनके वर्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा होता है साथ साथ हम्म, में। तो इस तरह के डेंट्स बच्चे के पैदाइश के बाद ना लगने लगते हैं। और दिस इज हाउ द पर्सनैलिटीज आर शेप्ड। इन्हीं स्ट्रोक्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है। और यही पर्सनैलिटीज या तो आप छुपाने में या उससे निकलने में पूरी जिंदगी लगा देते हो। यस। जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो ना, इट डजंट मैटर एट ऑल, देन फॉर माइंड इट डजंट मैटर एट ऑल। तो फिर वो जो बचपना है जो अंदर रखा हुआ है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, वो स्पॉन्टेनिटी भी आ जाती है, ठीक है ना, वो वल्नरेबिलिटी भी आ जाती है, वो सब कुछ एकदम से फ्लड की तरह बाहर आ जाता है। सिंपल एज दैट। तो हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस में हम्म। जो इमेच्योरिटी आती है वो इन्हीं चीजों की वजह से आती है। इसी की वजह से लोगों के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, हर किसी के अंदर होता है, इट्स नॉट यस, अबाउट यस, हिम। यस, सो ट्रू। एडल्ट, तीन ही तो रोल है ना, तीन ही तो रोल है, इधर यू आर अ पेरेंट, इधर यू आर एडल्ट, यू आर अ चाइल्ड। हम्म, ठीक है ना। सो हम इसी वर्ग के बेस पे कभी कभार फादर बनने लगते हैं, मदर बनने लगते हैं। लोगों का, माँ बाप का रोल हमारे दिमाग में होता है, भाई इसको रेस्क्यू करना है मैंने, इसको बचाना है मैंने, इसकी हेल्प करनी है। Now intentions are very good, but the way they are carried out, they are only providing us with something or masking something within us. So आपकी पूरी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रू। ठीक है, और बुढ़ापे में फिर वो ऑथेंटिसिटी इतनी
नहीं बाहर आ जाती है, लोग कहते हैं भाई इसको क्या हो गया, तुम साइड पे कर दो, ये तो इसमें क्या आ गया है। हाँ And that's why because we haven't given emotional well-being, या फिर जो हमारे डेंट्स हैं उन डेंट्स को हमने टाइम नहीं दिया, उन पे प्रोसेस नहीं किया, उनको काम पे नहीं किया, सो बुढ़ापे में फिर ऐसे बाहर आते हैं कि भाई वो हर चीज को तोड़ के बाहर आ जाते हैं, एवरीथिंग। दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अगेन इसके अंदर सोसाइटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि जो बच्चा हम देख रहे होते हैं वो हमारे लिए खिलौना होता है। चाचू आ रहे, मामू आ रही, खाला आ रहे, पप्पा आ रहे, हर तरह बंदा उसको अपने लिहाज से उस बच्चे को ट्रीट कर रहा होता है, कर रहा और होता है, बिल्कुल। उसको मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हो रहे होते हैं। मैं भी एक प्रोग्राम कर रहा था पीछे, तो मैंने उनसे कैसे ही बात करी, मैंने कहा आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि हम बच्चे से सवाल क्यों करते हैं, रोजा रखा है, वो कहता है हाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा है। तो इस किस्म के जो हमारे पास कुछ सवाल बचपने से बच्चे को हम पूछ रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, बड़े अगेन मुझे उसकी अभी तक साइंस समझ में नहीं आई कि वो, और ज्यादातर आपको ये एक अच्छे ग्रुप के लोग पूछते हुए नजर आएंगे छोटे बच्चों से कि, और से बहुत से सवाल और भी आपको आप ऑब्जर्व किए होंगे कि यार बच्चा किसी महफिल में पहुंचता है तो मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ इसकी बेचारे के साथ टॉर्चर होने वाला है, हर बंदा जो मिलेगा वो अपने लिहाज से इसके साथ कहानियां सुनाएगा। अच्छा अगर इस एज की कहानियां ना भी हो कि रोजा कहाँ रखा है, जैसे ही वो बच्चा इस एज पे आता है कि वो स्कूल के रिजल्ट का डिस्कस हो सके, तो पहले ही सवाल से ये किया जाता है कि भाई हाँ रिजल्ट क्या आया, और अगर वो रिजल्ट वाले फेज से आगे बढ़ चुका हो, अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में से पास आउट होने वाला हो, तो और भाई जॉब का क्या सोचा। तो ये सोसाइटी का अगर हम रोल डिस्कस करें ना, तो हमेशा ही वो अपनी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कह लें या अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए वो उस, अगर बच्चे को ही देख लें ना, बचपने में रोजा का रखा, फिर ग्रेड्स क्या आए, अब जॉब कहाँ कर रहे हो, तो हमेशा ही उसको एक होता है, बच्चा लोग भागते हैं अंकल से नहीं मिलो, ये मिलेंगे तो फिर वही हमें पकाना शुरू कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ों से लोग गुजर रहे होते हैं, तो सोसाइटी को काफ़ी ज़रूरत है कि वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे, कि वो अपने आप को इस मामले में अपडेट करे, चेंज करे, और एक अगर सवाल पूछना ही है, बात करनी है, तो एक अच्छे सवालात, एक अच्छी डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन भी की जा सकती है बच्चे के साथ। मुदस्सिर, जो इस बात में ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सोसाइटी के हवाले से, जब तक आप बच्चे होते हो ना, मासूम होते हो, यस। और हम अपने रिलीजन में भी बोलते हैं कि भाई बच्चों को, जो मासूम बच्चे होते हैं उनकी सजा गुनाह नहीं होते, वो यस जन्नती ट्रू। होते हैं, बिकॉज दिस समबडी एज देयर डिपेंडेंट, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, उनका माइंड भी किसी और के थ्रू शेप हो रहा है, उनके सोशल स्ट्रक्चर भी किसी और के थ्रू शेप हो रहे हैं, उनकी सोचें भी किसी और के थ्रू शेप हो रही है, हर चीज कोई और कर रहा होता है। एंड फॉर दैट टाइम ट्रू। पीरियड विच इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल पीरियड ऑफ आवर लाइफ, मेजोरिटी थेरेपी के जो केसेस हैं वो चाइल्डहुड से शुरू होते हैं, यस। मेजोरिटी ट्रॉमा के केसेस चाइल्डहुड के हैं, मेजोरिटी अब्यूज के केसेस चाइल्डहुड के हैं। ट्रू। सो वो जो पार्ट है वो तो है लोगों पे, उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की भी है, उसकी जिम्मेदारी भाई बहनों की भी है, बट वंस, दैट्स द ट्रिकी पार्ट, वंस यू बिकम मैच्योर and once your mind is fully grown, then you are responsible for your own self. फिर आप, जब तक बच्चा है वो कह सकता है, या हम उसके बारे में कह सकते हैं कि सोसाइटी ने उसको इफेक्ट किया, लेकिन जब वो बड़ा हो गया ना, his mind, his emotion, his life, his career is the only responsibility that he or she have. उसके बाद वो किसी से गिला नहीं कर सकता कि सोसाइटी ऐसी है, लोग ऐसे हैं। From there on, it's the responsibility of each and every person to take care of themselves, to work upon themselves, to resolve the unresolved emotion, to visit back to the past and see what has not been right. Self parenting की चीज हम जो थेरेपीज में डिस्कस कर रहे हैं, then you have to self parent yourself. You have to imagine that there is a small child, and the age of that child could be different according to everyone's experience. And then you have to see, okay, so now I have this child. Now my father and mother are not there to take care of the child. Society is not there. I have to take care of that child my own self. So फिर अगर आप इस नजर से देखो, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को पाले, उसको सिक्योर रखे, उसको सेफ करे, उनकी इनसिक्योरिटीज खत्म करे, उसको कॉन्फिडेंट रखे, उसको मोटिवेटेड रखे, एक्साइटमेंट दे। Then it's your own responsibility. वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So yeah, society plays a part. Society plays a part, but only till the person or the child is dependent upon society. उसके बाद इंसान
खुद जिम्मेदार है. Society So presents you with a bouquet of different things. This pressure has been there for million years, but you are responsible for your mind. You cannot put the blame on society कि society ऐसी है, society ऐसी कर रही है. But once you are 15 years old, that's it. You have to take care of your mind. You have to take care of your health and emotional health as well. अगेन सलीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया. मुझे काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा शो किया है. ज़्यादातर ये होता था कि मैं 30 मिनट्स के अंदर रैप हो जाता था, मगर आपसे बात करके टाइम का मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ. और Likewise. द वे यू एक्सप्लेन और द क्लियर द कॉन्सेप्ट, बड़ा मज़ा आया. पाकिस्तान का नाम गलत किया गया. इंडिया जीत रहा है या हार रहा है? आप स्कोर बोर्ड फॉलो कर ले तो क्या इंडिया हार रहा है. इंडिया हार रहा है और साउथ अफ्रीका जो है ना वो जीत रहा है इस टाइम पे. एंड आई थिंक वी आर आउट ऑफ द गेम नाउ. वी आर कमिंग बैक. अच्छा नहीं, 3 दफा तो, क्योंकि मेरा घर करीब ही है एयरपोर्ट से थोड़ा सा, तो बार बार फ्लाइट आ जा रही है, तो ऐसा ना हो कि टीम को निकाल ही दिया हो कि आप वापस कराची चले जाए. हाँ नहीं, मैच तो खेलेंगे, लेकिन ये है कि अब उस तरह शायद ना खेल पाए उस एक्साइटमेंट के साथ, जिस तरह होप के साथ खेलते कि भाई सेमीफाइनल में हम पहुंच सकते हैं. जस्ट वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू ऐड. यूजुअली पीपल कम टू लिसन टू इमोशनल वेलबीइंग के बारे में कोई बात हो रही है, सो दे ट्राई टू फाइंड आउट देयर ओन बिट की कौन सी चीज ऐसी होगी जो कि उनको हेल्प कर सके. एंड फॉर दोज पीपल ओनली हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. You have to start it today. आपने आज से स्टार्ट करना है. एंड द स्टार्ट इज टू जस्ट ओपन अबाउट योर इमोशंस. किसी और से ओपन नहीं होना तो मत हो, अपने साथ ओपन हो जाओ. अगर आपको एंगर फील हो रहा है, सो एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज कि आपको एंगर फील हो रहा है. देयर इज एंगर इनसाइड मी, देयर इज betrayal inside me, there is a guilt inside me, there is sadness inside me, there is fear inside me. So the more you stay true to your emotions, the chances are that they will impact you negatively at a very low level. And when you start pushing them away, when you start ignoring them, when you start pressing them away, the impact of them negatively becomes higher and higher and higher. So I'm always available to all the people on Instagram, on LinkedIn, on Facebook as well. I wish that this was more a longer period of time जहाँ पे हम और भी बात कर सके. But for now on, emotions are part of us and we have to take care of them. We have to accept them, acknowledge them and channelize them, not control them, and channelize them. कैसे किया जा सकता है, हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस पे बात कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सलीम. बट जस्ट वन थिंग व्हिच आई वांट टू नो, जो मैं बात भी की थी आपसे कि पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग इंसान किस तरीके से हासिल कर सकता है, या ऐसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनिंग हो रही हो कि जो आपको लगता है कि यार किसी भी यूथ के लिए लाजमी कि वो एक ट्रेनिंग अपनी लाइफ में जरूर ले. So I will personally recommend के School of Leadership is one of the pioneer industry leader for youth development. से मैं बात करता हूँ कि आप youth development की तरफ जा रहे हो. While से attend करना must है. I think it gives you a huge sense of what is happening around. It opens up a lot of venues for you. वो आपको mentally बड़ा broad कर देता है. So while से करो, TTYT करो, School of Leadership के, वो आप कर सकते हो. Nevertheless, this word, the internet word is a huge word. You will find any kind of people over there. आप अपना focus रखो कि मेरा focus क्या है. उस पे आपको किताबें भी मिल सकती हैं, उस पे आपके लेक्चर भी मिल सकते हैं. एप्स आ गई हैं भाई, मेडिटेशन की एप्स हैं, योगा की एप्स हैं. एवरी काइंड ऑफ स्टफ इज अवेलेबल ओवर देयर. सो पीपल डोंट हैव टू नेसेसरीली गो टुवर्ड्स इंस्टीट्यूट एंड सर्च फॉर इंस्टीट्यूट की ऑथेंटिक है नहीं है, यहाँ से मैं करूँ फायदा होगा नहीं होगा. आई थिंक द सेल्फ विल टू डेवलप should be more than the amount of institute available या उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे नहीं है. So start that journey today from your home. And then the focus, your attention will provide you with the opportunities. वो खुद ब खुद ही आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी चीजें कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. There are people, Kaisar Abbas is one of them. Very good coach, very good coach and very good trainer. He's in Islamabad. Beautiful books you can read. Kamran Rizvi is there. Umair Jaliawala is there. Kamran and Shireen Appa both are great. Shireen Appa, both are great. And then we have youth leaders in tech, in social media, जो कि आप उनको follow कर सकते हो, उनको देख सकते हो.
जो ये सारी चीजें ना मेरे लिए पर्सनल, लोगों के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है, थेरेपी, कोचिंग एक्सपीरियंस करो। यस यस इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर यू। खुद ही रुलने से बेहतर है किसी के साथ रुलो। यस खुद ही बर्दाश्त करने से बेहतर है that you have a venue where you can go and talk about stuff and then you are resolved. So लोग जितना ज्यादा इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, इसका इम्पैक्ट वो जानेंगे कि कैसा इम्पैक्ट क्या है। गो फॉर थेरेपी, फाइंड आउट अ थेरेपिस्ट, टॉक टू देम। एंड जरूरी नहीं है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो पकड़ लेगा आपको। या यू कैन जस्ट गो एंड सी अच्छा थेरेपी का एक्सपीरियंस कैसे होता है, कोचिंग का यस एक्सपीरियंस कैसे होता है। जस्ट वांट टू सी, दैट्स इट। एंड दे विल हेल्प अंडरस्टैंड यू कि क्या 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 चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती। Coaching and therapy is not for problems. They are for problems. They solve a lot of problems. But the will of being more than yourself and develop yourself and progress in life should be there. And for them, you have to go to therapy and coaching. कि भाई मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है, इसलिए मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थेरेपी करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ कोई मसला है। यस ऑब्जेक्टिव मसले हर किसी के साथ होते हैं, but that doesn't we have to share that labels as well. तो right now you're selling in Islamabad? I'm in Karachi. Oh, zabardast. I mean, thank you so much, Saleem, and an interesting journey Yeah, from Parachanar to you're welcome. Islamabad, Peshawar, and Karachi. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तमाम डिस्कशन को। और thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz.